नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। पिछले 3 दिन से दिल्ली धूल, धुएं और धुंध से भरी है। इस धुंध की वजह से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल है। आज दिल्ली की हवा में राजनीति का प्रदूषण भी मिल गया। जहां आज दिन भर सड़कों पर राजनीतिक ड्रामा होता रहा, लाइट कैमरा एक्शन की राजनीति के नए एक्टर राहुल गांधी बने, तो अरविंद केजरीवाल और उनके साथी इसमें पुराने माहिर खिलाड़ी हैं। और यह सब हुआ हरियाणा के 70 वर्ष के एक पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या से उठे तूफान से, जिस तूफान में 1 रैंक 1 पेंशन के मामले पर केंद्र सरकार के दावे भी उखड़ते नजर आ रहे हैं। इतिहास में, इस देश के इतिहास में हमें अपने सेना के परिवारों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है यहाँ पे? अगर ये अरेस्टेड नहीं है तो इनको निकालिए, अभी 1 मिनट निकालिए, 1 मिनट में निकालिए, क्योंकि ये शहीद के बेटे हैं। और अगर ये अरेस्ट नहीं है तो इनको अरेस्ट कीजिए, मुझे भी अरेस्ट कीजिए। ये कौन सी गुंडागर्दी है कि मुख्यमंत्री अपने राज्य के अंदर जिसकी आत्महत्या होगी उसके परिवार वालों से नहीं मिल सकता? दिस इज मोदी डिक्टेटरशिप। I think somebody has unnecessarily put a wrong information and put this man under very depressive conditions. एक पूर्व सैनिक ने अपनी जान दे दी और इस मौत पर सियासत के योद्धा सड़क पर ये रेस लगाने उतर गए कि पूर्व सैनिक के परिवार से पहले कौन मिलता है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आज दिन भर दिल्ली की सड़कों पर पॉलिटिक्स का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आज लाइट्स, कैमरा, एक्शन वाली पॉलिटिक्स के नए एक्टर दिखे राहुल गांधी। मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से हट जाऊँ। आपको कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है? मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तानाशाही है लगता है राहुल। अब इनको तो ऑर्डर मिला होगा, इनकी तो गलती नहीं है। मैंने बताया आपको नया हिंदुस्तान बन रहा है कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन है कि हुआ ही नहीं है। वो कहना है मुझे, नहीं तो ये सुसाइड थोड़ी कर। आज राहुल गांधी पूर्व सैनिक रामकिशन के परिवार से मिलने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को अंदर नहीं जाने दिया। राहुल गांधी केंद्र सरकार पर बड़बड़ाकर वापस लौट गए, लेकिन राहुल गांधी अस्पताल से वापस घर जाने के लिए नहीं लौटे थे। वो दिल्ली के थाने थाने चक्कर लगाते रहे, जहां पूर्व सैनिक रामकिशन के परिवार को कथित तौर पर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई। ये जो शहीद के बेटे हैं, इनको आप हिंदुस्तान में इनको आप अरेस्ट कर रहे हो। हाँ जी, पहली बार। आपको शर्म नहीं आती क्या? कैसा काम कर रहे हैं आप? इनका बेटा मरा है, पिताजी ये उनके बाप हैं, ये उनके भाई हैं, और आप इनको अरेस्ट कर रहे हो। धक्का जबरदस्ती। कैसा काम है? आपका नाम क्या? मेरा नाम इंस्पेक्टर ललित। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के शहीद के परिवार को अरेस्ट किया जाना चाहिए? इधर राहुल गांधी दिल्ली में दिन भर थाने थाने चक्कर लगाते रहे, 2 बार हिरासत में भी लिए गए, पुलिस वालों से खूब बहस भी की। सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था। दिन भर राहुल गांधी मीडिया के कैमरों पर चमक रहे थे। ये राहुल गांधी की राजनीति का नया स्टाइल है, जो शायद उन्होंने इस स्टाइल की राजनीति के मास्टर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीखा होगा। आज अरविंद केजरीवाल भी लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के बाहर पूर्व सैनिक के परिवार से मिलने के लिए कई घंटे तक खड़े रहे। ये कौन सी गुंडागर्दी है कि मुख्यमंत्री अपने राज्य के अंदर जिसकी आत्महत्या होगी उसके परिवार वालों से नहीं मिल सकता? दिस इज मोदी डिक्टेटरशिप। प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ धोखा किया। पूरे देश में जा जाके उन्होंने बोला ओआरओपी लागू कर दिया, ओआरओपी लागू कर दिया, ओआरओपी लागू कर दिया। तो रामकिशन जी को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? इसका अंदर झूठ बोला प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी माफी मांगे सैनिकों से। प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया है सैनिकों को। 1 रैंक 1 पेंशन का मामला और उस पर पूर्व सैनिक की खुदकुशी, विपक्ष को राजनीति का इससे बड़ा बारूद क्या मिल सकता है? यही वजह है आज राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में दिल्ली की सड़कों पर इस बात की रेस लग गई कि सबसे ज्यादा बारूद और सबसे तेज धमाके सरकार पर कितनी ताकत से कौन करेगा।
क्योंकि इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन, इस तरह की पॉलिटिक्स अगर यहाँ हॉस्पिटल में करनी है, हॉस्पिटल में किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स अलाउ नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस लीगल कार्रवाई करेगी, जो कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी। सवाल अगर विपक्ष के इस राजनीति पर उठ रहे हैं तो सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर वन रैंक वन पेंशन में सरकार ने वो कौन से पेंच फंसा दिए हैं जिसको लेकर एक पूर्व सैनिक ने खुदकुशी तक कर ली। हरियाणा के भिवानी के रामकिशन ग्रेवाल ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर जहर खाकर जान दे दी, लेकिन सरकार के ही मंत्री जो खुद सेना के प्रमुख रहे हैं और वन रैंक वन पेंशन के डिमांड के चैंपियन रहे, उन्हें संवेदना के सही शब्द तक नहीं मिलते। राहुल गांधी को बोलिए कि 40 साल से जो आप उसके ऊपर बैठे रहे उसके कारण आत्महत्या हुई। जबरदस्ती राजनीति करने का फायदा क्या है? इस राजनीति के बीच विपक्ष ये जताने में लगा है कि सरकार सिर्फ सैनिकों की बात ही करती है, लेकिन असल में वन रैंक वन पेंशन और पूर्व सैनिक की खुदकुशी से साफ है कि सरकार को सैनिकों का ख्याल नहीं है। जबकि सरकार ये जता रही है कि इस मुद्दे को विपक्ष राजनीति करके भटका रहा है और वन रैंक वन पेंशन पर सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। आज तक ब्यूरो। अगर आज राजनीतिक दलों के नेताओं को पूर्व सैनिक के परिवार से मिलने दिया जाता तो दिल्ली पुलिस का क्या बिगड़ जाता और कानून व्यवस्था पर कौन सी आफत आ जाती। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे नेताओं के हर पॉलिटिकल ड्रामे को चमकाने में दिल्ली पुलिस सदैव तत्पर रहती है और इसका सबसे बड़ा नमूना आज दिन भर देखने को मिला। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लेकर रिटायर्ड सैनिक की आत्महत्या का मामला पीछे रह गया। नेताओं के चेहरे मीडिया के कैमरों पर चमकने लगे। हम आपको वन रैंक वन पेंशन पर सरकार का पक्ष और पूर्व सैनिकों का पक्ष भी बताते हैं, जिसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि आखिर वन रैंक वन पेंशन पर सरकार के दावों के बावजूद कहां गड़बड़ी है। सरकार का कहना है कि पेंशन की हर 5 साल में एक बार समीक्षा की जाएगी। पूर्व सैनिकों का कहना है कि पेंशन की हर 2 साल में एक बार समीक्षा की जाए। सरकार का कहना है कि वन रैंक वन पेंशन सेवा अवधि से पहले रिटायर होने वालों को शर्तों के साथ मिलेगी। पूर्व सैनिकों का कहना है कि इसकी वजह से 40% से ज्यादा जवान वन रैंक वन पेंशन से बाहर हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि वन रैंक वन पेंशन में 2013 के पेंशन स्केल पर औसत पेंशन दी जाएगी। पूर्व सैनिकों का कहना है कि वन रैंक वन पेंशन में 2013 के पेंशन स्केल की औसत नहीं, सबसे ज्यादा पेंशन दी जाए। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करने में शिकायतों की समीक्षा के लिए 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया। पूर्व सैनिक इस मामले में 5 सदस्यीय कमेटी चाहते हैं, जिसमें 3 वरिष्ठ पूर्व सैनिक शामिल हो। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा के भिवानी के रहने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल भी आंदोलन कर रहे थे। रामकिशन की आत्महत्या ने सरकार के तमाम दावों पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। मैंने तो वादा किया मुझे पूरा करना है। 4 किस्त में उसकी सबको पैसे उनके घर मनी और पहुंच जाएंगे। पहली किस्त पहुंच चुकी। एक तरफ वन रैंक वन पेंशन पर खुद प्रधानमंत्री के ये दावे हैं, दूसरी तरफ उस पूर्व सैनिक की आत्महत्या से उठे सवाल हैं, जिसने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर जहर खाकर जान दे दी। 70 साल के रामकिशन ग्रेवाल हरियाणा के भिवानी के रहने वाले थे। वन रैंक वन पेंशन पर कई दिनों से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। कल अचानक दिल्ली में विदेश मंत्रालय के जवाहर भवन में सल्फास खाकर जान दे दी। जहर खाने के बाद उनका एक ऑडियो भी मिला है, जिसमें वो सल्फास की 3 गोलियां खाने और वन रैंक वन पेंशन पर जान देने की बात कर रहे हैं। भाई ऐसा है, हाँ प्रदीप, मैंने भोजन खा लिया, ठीक है, यो तू थोड़ी नहीं बताना किस ऑफिस है। मैं इंडिया गेट पे बैठा हूँ। हमारे जवानों के साथ में अन्याय हो रहा है, अनाथ हो रहा है, तो बड़ी देर से देखा नहीं गया। तो ये लड़ाई लड़नी थी। ये आपका जो है ना, ये जवान जाने, इनका काम जाने, और भाई एक मन के गिरा दो। रामकिशन ग्रेवाल भिवानी के बामला गांव के रिटायर्ड फौजी थे। 30 साल तक सेना में और फिर डिफेंस सिक्योरिटी कोर में रहे और पिछले कई वर्ष से वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों के आंदोलन से जुड़े रहे। रामकिशन के 5 लड़के और 2 लड़कियां हैं, जिनमें बड़ा लड़का हरियाणा पुलिस में है,
परिवार वाले वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर रामकिशन की लड़ाई के बारे में बताते हैं। घर से ये कह के निकले थे, मैं मेरे फौजी भाइयों के लिए वन रैंक वन पेंशन के लिए जा रहा हूँ। ये मुद्दा उठाया था उन्होंने, और घर से निकली 2-3 दिन हो गए जी घर से गए हुए यहाँ पर आए, और टीम के साथ में आए हुए थे सर यहाँ, और अपने जो साथी हैं एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके साथ में थे सर, और देश के लिए शहीद हो गए। रामकिशन ग्रेवाल कथित तौर पर उस संगठन और आंदोलन का हिस्सा थे जिसे रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह चलाते थे। सतबीर सिंह फौजी जनता पार्टी नाम के राजनीतिक दल के सलाहकार भी हैं, जो पंजाब विधानसभा चुनाव भी लड़ रही है। हालांकि सतबीर सिंह का कहना है कि रामकिशन ग्रेवाल जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के धरने का हिस्सा नहीं थे। हमें बिल्कुल याद नहीं है, और ना ही जहां तक हमने चेक किया है वो कभी भी हमारे जंतर मंतर पे नहीं आया 506 दिन में। हाँ, हम जब एक्सरसाइजें करते रहे हैं, रैलियां करते रहे हैं, अगर वहां पे कहीं हमको मिले हैं, हो सकता है कि झज्जर में या भवानी में या जहां पे भी हमने रैलियां करी हैं वहां पे हमको मिला, तो मुझे मालूम नहीं। रामकिशन ग्रेवाल ने आत्महत्या तब की है जब कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर को एक सदस्यीय न्यायिक कमेटी ने वन रैंक वन पेंशन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। पूर्व सैनिक के सुसाइड ने राजनीति का तूफान उठा दिया है। अन्ना हजारे ने भी आंदोलन की धमकी दी है। अन्ना खुद भी एक पूर्व सैनिक है। ये दुर्भाग्य है, एक तरफ सरकार आश्वासन देती है कि हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, एक तरफ आप जवानों का गुणगान गाते हैं कि इस देश का हमारा जवान ऐसा है वैसा है ये है, और दूसरी तरफ जो आपने वादा किया है वन रैंक वन पेंशन वो लागू नहीं करते हैं। तो ये इसका मैं निषेध करूंगा। सवाल यही है कि आखिर एक रैंक एक पेंशन में वो कौन सी कमियां हैं जो पूर्व सैनिकों को चुभ रही हैं, क्योंकि अभी तक सरकार यही दावा कर रही है कि वो वन रैंक वन पेंशन पर सही दिशा में काम कर रही है। पूर्व सैनिक की आत्महत्या ने वन रैंक वन पेंशन के मामले को सरकार के लिए बवंडर बना दिया है, जिसमें सरकार बुरी तरह से घिरती हुई दिख रही है। ऊपर से विपक्ष की राजनीति को उसी तरीके से संभालने की जगह पर बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा बना देना, इससे सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। सरकार और खास तौर पर रक्षा मंत्री को इस पूरे मामले में साफ जवाब देना ही पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। रिटायर्ड सैनिक रामकिशन की खुदकुशी से दिल्ली में संग्राम मचा है। आपको बताते हैं आखिर रामकिशन ने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया। रामकिशन मोदी सरकार के ओआरओपी पैकेज से नाखुश थे। वो मौजूदा ओआरओपी से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ये वन रैंक वन पेंशन नहीं बल्कि वन रैंक मेनी पेंशन है। रामकिशन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से भी नाखुश थे। आरोप है कि रक्षा मंत्री ने हाथ से दी हुई याचिका को स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा 7वें पे कमीशन का भत्ता न मिलने से भी नाराजगी थी। सैनिक रामकिशन को खुदकुशी क्यों करनी पड़ी, इसका दूसरा कारण भी समझिए। 2014 में रामकिशन की रिटायरमेंट सैलरी 14,000 रुपए थी, जो 2016 में वन रैंक वन पेंशन के बाद 28,000 हो गई थी। 7वें वेतन आयोग के बाद यही पेंशन 30,000 हो गई। मगर जानकर हैरान रह जाएंगे आप कि रामकिशन को सिर्फ 23,000 रुपए मिल रहे थे। यही वजह थी कि वो लगातार इस बिगड़ी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हम आपको वन रैंक वन पेंशन के राजनीतिक इतिहास और सरकारों की माथापच्ची के बारे में भी बताते हैं। सेना के लिए एक रैंक एक पेंशन का मामला 43 साल पुराना है। 1971 में वो शानदार जीत याद कीजिए, और 1972 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रिटायरमेंट का वर्ष कुछ भी हो, एक रैंक वालों को समान पेंशन मिले, एक समान सेवा अवधि पर एक रैंक वालों को एक जैसी पेंशन ही दी जाए। तमाम सिफारिशें आई कमेटियों और सरकारों के बावजूद ये लागू नहीं किया गया। 2012 में यूपीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को स्वीकार करने की बात कही, लेकिन यूपीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करने पर कोई कदम नहीं उठाया। सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी ने इसे अपने चुनावी कैंपेन में बड़ा मुद्दा बना लिया। 2013 में मोदी ने रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की रैली में सरकार बनने पर वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का वादा किया था। इसके 5 महीने बाद और 2014 के चुनाव से 2 महीने पहले यूपीए सरकार ने हड़बड़ाहट में अंतरिम बजट में वन रैंक वन पेंशन को स्वीकार करने का ऐलान कर दिया। ओआरओपी के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान और इसे 1 अप्रैल 2014 से लागू करने के वादे तक यूपीए सरकार ने कर दिए।
लेकिन चुनाव से ठीक पहले यूपीए सरकार के इस ऐलान और सरकार की नीयत पर पूर्व सैनिकों को भरोसा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार भी वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के मुद्दे पर पहले 1 साल तक माथापच्ची करती रही। फरवरी 2015 में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा। वन रैंक वन पेंशन पर इस माथापच्ची के बीच पूर्व सैनिक दिल्ली में भूख हड़ताल और प्रदर्शन पर बैठ गए। 5 सितंबर 2015 को रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का ऐलान कर दिया। 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का ऑर्डर भी पास कर दिया। हालांकि ओआरओपी को जिस स्वरूप में लागू करने की बात कही गई, उससे पूर्व सैनिकों के संगठन नाराज थे। मंगलवार को पाकिस्तान ने सीज फायर के साथ साथ सारी मर्यादाएं तोड़ डाली। निर्दोष भारतीय नागरिकों पर पाकिस्तान ने मोर्टार से हमले किए, गोलीबारी की और 8 भारतीय नागरिकों की जान ले ली। पाकिस्तान के इस पाप की गवाहियां सुनने के लिए आज तक बॉर्डर से सटे उन गांवों में पहुंचा है जहां पाकिस्तान ने निहत्थे भारतीयों पर मोर्टार दागे। आज तक संवाददाता मंजीत सहगल ने सांबा के रामगढ़ सेक्टर में सीमा से सटे 3 गांवों के हालात का जायजा लिया, जहां पाकिस्तान के मोर्टार मौत बनकर बरसे। कांपते हाथों में पाकिस्तानी गोली थामे खड़ी 80 साल की ये बुजुर्ग महिला जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा से सटे दग चिन्नी गांव की रहने वाली है। मंगलवार सुबह इनके घर की दीवार पर जब से पाकिस्तानी गोली आकर लगी है, वो डरी हुई है। नींद, भूख, प्यास सब कुछ गायब है। सांबा के रामगढ़ सेक्टर के दर्जनों गांवों को पाकिस्तान चुन चुन कर निशाना बना रहा है। देख सकते हैं, ये तक छिन्नी नामक का गांव है। इस गांव में कल सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब में गोलीबारी हुई है। एक गोली पूरी तरह से इस दीवार में धंसी हुई है और जिनका ये घर है हमारे साथ मौजूद हैं। ये गोली कहाँ लगी थी आपके हाथ में जो गोली है? ये गोली लगी है ये द्वार में, गोली ऊपर उठेगा ना, बाकी मशीन पर पई है। बहुत डर लगता है, डर बहुत लगता है। तो फिर क्या कर गए उन डर उठे छोड़िए डर। एक दिन जाते हैं, दूसरे दिन फिर वापस आते हैं। नहीं लगी नहीं है, बच गया। देने पे 3-4 गोलियां और नाली है, पानी वाली नाली, उस नाली में पे मैं लेटे हैं। तो फिर जब फैर थोड़ा रुकया, उठों उठकर दूसरे मकान में बढ़िया। ये रामगढ़ सेक्टर का वही जेरड़ा गांव है जहां की 21 वर्षीय बेटी वो छत पे सुबह 6:30 बजे के करीब कपड़े डालने के लिए छत पे गई थी। अचानक एक मोटर का जो शेल है वो आया और उस शेल ने उनको हिट किया। अब उसके बाद वो अचानक यहीं अवचेत होकर गिर गई। आप देख सकते हैं नजारा इस घर का। इस घर का कोई भी सदस्य इस वक्त मौजूद नहीं है। एकमात्र जो मृतका थी उनकी बुआ है, यहाँ पे विलाप कर रही हैं। घर के सामान किस तरह से बिखरा हुआ है। इस पूरा घर जो है वो दुखी है। सारा परिवार जो इस वक्त है वो घर से बाहर है, घर को छोड़कर चला गया है। एकमात्र जो मृतका थी उनकी बुआ है यहाँ पे। इनसे पूछते हैं, बुआ जी ये बताइए कि वो कितने बजे की बात है जब मेरे 7:30 बजे की 7:30 बजे की। तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे? और कुछ नहीं है कर रहे, ऐसे ही बमबारी हो रही थी। पता नहीं लड़की बाहर निकली है, यहाँ पर खड़ी हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रामगढ़ सेक्टर के जेरड़ा गांव का ये वही घर है जहां मंगलवार सुबह तड़के 6:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से दागा गया एक मोर्टार गिरा था। और जिस वक्त ये मोर्टार दागा गया उस वक्त घर में मां और बेटी थे। बेटी छत के ऊपर गई थी और मां उस वक्त घर में इस रसोई में खाना बना रही थी। देख सकते हैं जहां पे मोर्टार गिरा उसने किस तरह से छत को तोड़ दिया है। उसके बाद जो मलबा है खाना बनाती मां के ऊपर गिरा। देख सकते हैं खाना बन रहा था घर में, आटा गूंधा हुआ है और ये आटा उसी तरह से गूंधा हुआ है और एक चपाती को बेला जा रहा था। ये यहां पर गिरी है, एक चपाती उधर गिरी है और ये घर का सामान था। जैसे ही अचानक मोर्टार गिरा उसके बाद घर में मातम छा गया। जो बेटी थी वो मोर्टार की चोट लगने से वही उनकी सांसें निकल गई। उसकी माता रोटी बना रही थी तो लड़की थोड़ी साइड में जब पोड़ी पर थी उसमें बम पड़ा, उस टाइम उसकी मौत हो गई। ये रामगढ़ सेक्टर का अवताल गांव है। अवताल गांव भारत पाक सीमा पर स्थित है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि मंगलवार सुबह जब गोलीबारी हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद अवताल गांव के निवासी हैं वो भी दहशत में हैं।
अब गांव की जनसंख्या 1500 के करीब है। जो गांव में जो बंकर बने हुए हैं वो इतने, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतने लोगों को समा सकें। हम देख सकते हैं किस तरह से लोग इन बंकरों में सटासट भरे हुए हैं। आप ये बताइए कि ये जो गोलीबारी हुई है कितने साल बाद हुई है? सर जो 65 में हुई है, 71 में सर हुई है, लेकिन जहां हमारे अवतार गांव तक जैसे गोलाबारी सर नहीं हुई है। इस वक्त सर हमें को लग रहा है कि पाकिस्तान ने सर बड़ी जो सर गनें अपनी लगा रखी हैं। जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तब से पाकिस्तान का दिमाग खराब हो गया है। बेमतलब गोलियां बरसाना, निर्दोष भारतीय नागरिकों को निशाना बनाकर मोर्टार दागना पाकिस्तान की आदत बन गया है। रामगढ़ सेक्टर में दर्जनों गांव में लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। गांव का ये दूसरा बंकर है। इस बंकर में देखते हैं कि किस तरह से लोग बंकर में बैठे हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। लोगों के मन में दहशत है और लोग अभी भी बंकर में आ रहे हैं। हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे हैं। हाँ जी, मजबूर तो इसलिए कि गोलाबारी हो रही है, तो इसलिए हम आ रहे हैं। कोई कल की गाड़ी नहीं चल रही, कोई किसी ने गाड़ी नहीं भेजा कि पता नहीं कैसे जी रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, पहले तो छोटी छोटी फायरिंग होती थी, वो भी रात के समय, बट जो भी कल सडनली हुआ वो सुबह हम कॉलेजेस जाना था बट नहीं जा पाए क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो मोर्टार की बम्स है वो पड़ रहे हैं यहाँ पर। मंगलवार को पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में गांवों को निशाना बनाकर मोर्टार दागे, जिसमें 8 आम भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। ये पाकिस्तान की कायरता का सबसे बड़ा सबूत है, जो अपनी भड़ास आम नागरिकों पर उतार रहा है। मंजीत सहगल, रामगढ़ सेक्टर, सांबा, आज तक। मंगलवार को पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार ने रामगढ़ सेक्टर के रंगरूर गांव में एक परिवार की खुशियां तबाह कर दी। पाकिस्तानी गोलियों और मोर्टार के हमले में एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। आज तक संवाददाता अश्विनी कुमार वहां पहुंचे। ये राकेश कुमार हैं, जिनके पिता, एक बहन और बहन के 2 बच्चे पाकिस्तान की तरफ से आए मोर्टार हमले में मारे गए हैं। राकेश कुमार की पत्नी और 14 महीने की बेटी परी भी घायल है। राकेश की हालत आप देख ही रहे हैं। लोग उन्हें शमशान घाट ले जा रहे हैं, जहां उन्हें अपने पिता की चिता को अग्नि देनी है। मैं इस वक्त जो है माड़ा राम के घर में हूँ, जो है संस्कार करने के लिए राकेश कुमार उनका बेटे को यहाँ लाया गया है। पूरा परिवार खत्म हो चुका है। राकेश कुमार को हॉस्पिटल से यहाँ लाया गया है और किस कंडीशन में से इसकी जो है जो पत्नी है वो भी जख्मी है। उसके सामने आप देख रहे हैं कि किस कंडीशन में लाया गया है, क्योंकि इसी को लास्ट राइड करने हैं। उनका एक ही एक बेटा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से यहाँ पर लाया गया है और वो अपने पिता की जो है अंत्येष्टि के लिए यहाँ पर इसी कंडीशन में लाया गया है कि काफी गुस्सा है। उनकी वजह से हमारे गांव जो है टारगेट हो रहे हैं। ये सांबा सेक्टर के रंगरूर गांव में राकेश कुमार का घर है। रंगरूर गांव के इस घर में मंगलवार को भैया दूज की खुशियां बिखरी हुई थी। तभी पाकिस्तान की तरफ से आया मोर्टार शेल घर के आंगन में गिरा और घर वालों की लाशें बिखर गईं। इस वक्त मैं सांबा सेक्टर के रंगूर गांव में हूं, जहां पर एक ही परिवार के 4 सदस्य जो है पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पाकिस्तानी रेंजर्स ने जो यहाँ पर मोर्टार शेल लगाया था और उसकी वजह से सारी तबाही हो गई है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से घर की तबाही हुई है। ये सारा सामान यहाँ से रुसाया हो गया और ये परिवार के लोग जो थे यहाँ पर जो है इस कमरे के अंदर जो है सारा परिवार के लोग जो थे यहाँ पर भाई दूज का फंक्शन हो रहा था और भाई जो राकेश कुमार थे उनकी 3 बहनें आई थी और 3 बहनों में से राकेश कुमार हॉस्पिटल में है, राकेश कुमार की वाइफ हॉस्पिटल में है, एक बहन जो है वो खो चुकी है, 2 बहनों के 2 बच्चे खो चुके हैं और परी जो कि करीबन
14 महीने की थी। वो जो है इस वक्त स्ट्रगल कर रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। बहुत सारे घर के हालात देख रहे होते हैं ना, सभी घर के परिवार टूट चुके हैं। 4 आदमी दुनिया को छोड़ के चले गए हैं और 4 आदमी सीरीज है, इनकी बेटी बहुत सीरीज है अभी। राकेश कुमार के घर पर साल 2014 में भी पाकिस्तान का मोर्टार गिरा था। तब किस्मत अच्छी थी, किसी की जान नहीं गई, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। राकेश कुमार अब इस घर के इकलौते पुरुष सदस्य बचे हैं जो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए अस्पताल से लाए गए हैं। रंगरूर गांव के लोगों के मन में दुख के साथ साथ गुस्सा भी उबल रहा है, पाकिस्तान की कायरता पर भी और सरकार की निष्क्रियता पर भी। क्या गवर्नमेंट कुछ गवर्नमेंट का फर्ज बनता कोई बंदोबस्त करना चाहता, एंबुलेंस होंगी और सारा कोई जीव बच सकता बचाओ। रंगरूर गांव के एक ही परिवार के 4 लोगों की जान पाकिस्तान की कायराना फायरिंग में चली गई। पाकिस्तान से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। ऐसा लगता है जैसे बॉर्डर के पास बसे गांवों में रहने वाले लोगों के लिए इसे अपनी किस्मत मान लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अश्विनी कुमार, सांबा सेक्टर, जम्मू कश्मीर, आज तक। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान अब बदला लेने के लिए भारत के निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तानी सीमा से सटे गांवों में दिन रात पाकिस्तान की तरफ से मोटार हमले और गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जम्मू के हीरानगर सेक्टर में सदवाल गांव पहुंचे, जहां 28 अक्टूबर की रात पाकिस्तान का मोटार एक घर पर आकर गिरा। उस रात के बाद से पूरा गांव किसी रात नहीं सोया। ये पाकिस्तान के पाप की गवाही है जिन्हें आज तक आपको दिखा रहा है। हीरानगर सेक्टर में सदबाल गांव के इस घर में बिखरा बड़ा सामान पाकिस्तान के पाप की गवाहियां दे रहा है। 28 अक्टूबर की रात जब सब लोग सो रहे थे, तब इस घर पर पाकिस्तान की तरफ से एक मोर्टार आकर गिरा और पूरा घर तहस नहस हो गया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान लगातार नापाक चाल चल रहा है। जहां एक तरफ आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में सीमा के आसपास मौजूद जम्मू का जो इलाका है, वहां पर लोगों को निशाना बना रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से 82 mm मोर्टार की फायरिंग करने के बाद लोगों के घरों को निशाना बनाया गया और उनके घरों पर शीशे टूट गए हैं, उस मोर्टार के अंदर जो स्प्लिंटर मौजूद होता है उसके जरिए। यहाँ पर जो घर हैं उनके बर्तनों में किस तरीके से जब मोर्टार फायरिंग हुई तो सीधे जो स्प्लिंटर थे इस बर्तनों को तोड़ दिए। ये कुकर गैस है, कुकर गैस आग में मौजूद रहता है और उस वक्त नहीं फटता है, लेकिन इतने खतरनाक स्प्लिंटर मौजूद थे जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। घर का जो किचन है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से होती फायरिंग और मोर्टार हमले से पूरा गांव डरा हुआ है। कब और किस तरफ से पाकिस्तानी मोर्टार उनके घर पर गिर जाएं और उनकी जान चली जाए, किसी को नहीं पता। इसी घर में कुछ दिन पहले मोर्टार गिरा था जो पाकिस्तान की तरफ से गिरा था। 82 mm मोर्टार है और जिसके स्प्लिंटर ने इतना नुकसान पहुंचाया कि इनके घर का सारा सामान और सारी चीजें तहस नहस हो गई हैं। आप ये बताइए कि कितना नुकसान आपके घर को हुआ और आपको भी चोट लगी थी? हाँ, मुझे भी चोट लगी थी और घर का तो सारा सामान नाश हो गया है। 9:30 बजे के लगभग जो है ये दोनों सेल गिरे यहाँ पे। जैसे ये सेल गिरे तो हम जहाँ से भाग गए। सदवाल गांव में हर तरफ दहशत है, लोग घरों के बाहर निकलने में डर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ये गांव कई बार पाकिस्तान के पाप का शिकार बना है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जम्मू के हीरानगर सेक्टर भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास के इलाके में जो गांव हैं वहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर यहां आर्मी की मदद से बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से यहां पिछले कुछ दिनों से फायरिंग हो रही है उसकी वजह से ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से सटी पाकिस्तानी सीमा पर गांवों में पाकिस्तान की फायरिंग के पीछे नापाक साजिश है। दरअसल गांव के ये इलाके घुसपैठ के लिए बेहद मुफीद होते हैं। आतंकियों की घुसपैठ को आसान बनाने के लिए पाकिस्तानी सेना फायरिंग और मोर्टार दागती है और निशाना बनते हैं भारतीय गांव और भारत के नागरिक। जितेंद्र बहादुर सिंह, हीरानगर सेक्टर,
जम्मू कश्मीर आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।